वेलकम एवरीवन, आई डॉक्टर अंजलि सक्सेना वेलकम यू ऑल। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है फेज रूल। फेज रूल जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिस किसी भी सिलेबस में होता है, ये हर एक पेपर में जरूर दिखाई देता है। मोस्टली ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री जहाँ भी चलती है वहाँ ये फेज रूल होता है और कोई भी पेपर इस क्वेश्चन के बिना पूरा नहीं होता, ये हम कह सकते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री की, तो आपको ये फेज रूल जरूर पढ़ना चाहिए। आइए पढ़ते हैं फेज रूल। डियर स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट थे जे विलार्ड गिब्स। उन्होंने एक रूल दिया जिसको हम फेज रूल के नाम से जानते हैं। फेज रूल को अगर परफेक्टली अप्लाई किया जाए तो आइडियली इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इस रूल की हेल्प से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन फॉर एन हेट्रोजीनस सिस्टम। किसी भी हेट्रोजीनस सिस्टम पर टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा, क्वांटिटेटिवली इसको कैलकुलेट किया जाता है बाय द फेज रूल। तो लिखते हैं इसको। साइंटिस्ट थे जे विलार्ड गिब्स। एंड थर्ड पॉइंट विच आई टोल्ड यू, वी कैन कैलकुलेट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। तो ये कुछ फीचर्स थे फेज रूल के जो मैंने आपको समझाए। लेकिन अगर हम बात करें कि फेज रूल है क्या, अज्यूम एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जिस पर एक्सटर्नल कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है किसी भी प्रॉपर्टी का, जैसे कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्सेस, सरफेस एक्शन। बट दैट इक्विलिब्रियम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। तब इस तरीके के जो भी इक्विलिब्रियम होंगे वो फेज रूल को फॉलो करेंगे। तो इसको नोट कर सकते हैं हम। which is F plus P is equals to C plus 2। यही है फेज रूल। ये F, P और C क्या है, इन टर्म्स को हम आगे समझेंगे। डियर लर्नर्स, जैसे कि विलार्ड गिब्स ने हमें बताया, फेज रूल है F plus P is equals to C plus 2। यहाँ पर F है डिग्री ऑफ फ्रीडम, P is the phase, C is the number of components। तो मैथमेटिकली गिब्स के रूल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम और फेज के नंबर हैं उनका एडिशन जो होगा वो कंपोनेंट के नंबर से 2 ज्यादा होगा। यही है फेज रूल। तो कोई भी इस तरीके का इक्विलिब्रियम जिसपे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन का तो इफेक्ट पड़ता है लेकिन एक्सटर्नल किसी फोर्सेस का इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो फेज रूल को फॉलो करते हैं और फेज रूल है F plus P is equals to C plus 2। आइए समझते हैं ये क्या टर्म्स हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंपोनेंट एंड फेज। सबसे पहले हम समझेंगे फेज। फेज को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसको डिफाइन करूं तो ये एक ऐसा होमोजीनस सिस्टम है जो कि फिजिकली डिस्टिंक्ट हो, मैकेनिकली सेपरेबल हो ऐसे दूसरे सिस्टम से, उसी को हम बोलते हैं फेज। इसको कुछ इस तरीके से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने वाटर में शुगर को डिसॉल्व किया और शुगर पूरे तरीके से डिसॉल्व हो गई। इस कंडीशन में आपके पास वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है। ना तो वाटर अलग दिखाई दे रहा है, ना शुगर अलग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर वन फेज है। दूसरा, अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल वाटर में शुगर का आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद अगर आप और शुगर उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं तो शुगर अलग दिखाई दे रही है, वाटर अलग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 2 फेज हुई। एक तो हुई लिक्विड जो कि वाटर है और एक हुई शुगर जो कि सॉलिड है। हालांकि यहाँ पर एक और कंडीशन हो सकती है, सॉल्यूशन। तो इस तरीके से फेज जो होती है वो फिजिकली डिस्टिंक्ट, मैकेनिकली सेपरेबल पोर्शन होती है बाय अदर सच पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। इसी को हम बोलते हैं फेज। इसको फिर से मैं डिफाइन करना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सॉल्ट ले लीजिए। आपने व्हाइट कलर का सॉल्ट लिया और सपोज कॉपर सल्फेट ले लिया जो कि नीले कलर का होता है, या सैंड ले ली जो कि ब्राउन कलर की है।
तो आपको नमक यानी कि NaCl के व्हाइट पार्टिकल्स अलग दिखाई देंगे और कॉपर सल्फेट के ब्लू पार्टिकल्स या सैंड के ब्राउन पार्टिकल्स अलग दिखाई देंगे। तो यहाँ पर दो फेस हैं, दोनों ही सॉलिड हैं। तो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसी को हम बोलते हैं फेस। फेस के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम की अगर हम बात करें तो आइस इज इन इक्विलिब्रियम विद वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर। तो यहाँ पर 3 फेसेस प्रेजेंट हैं। आइस जो कि सॉलिड है, वाटर जो कि लिक्विड है और वेपर जो कि गैस है। तो अगर फेसेस देखें वाटर सिस्टम में तो 3 हैं। ये सभी फिजिकली डिस्टिंक्ट होंगी, मैकेनिकली सेपरेबल होंगी और दूसरे ऐसे ही पार्ट्स से एक डेफिनेट बाउंड्री से सेपरेट होंगी। अब हम फेज का नंबर कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट, हमें समझना होगा कि सॉलिड्स जितनी बार आते हैं वो सेपरेट फेज बनाते हैं। सॉलिड जितनी बार आते हैं सेपरेट फेज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि अभी मैंने कहा कि आप सॉल्ट ले लीजिए और कॉपर सल्फेट ले लीजिए, दोनों ही सॉलिड हैं और फिजिकली डिस्टिंक्ट हैं, तो ये हमेशा सेपरेट फेस बनाएंगे। आपको कोई भी अगर इक्विलिब्रियम दिया हुआ हो तो सॉलिड हमेशा, अगर 2 सॉलिड हैं तो वो 2 फेस काउंट होंगी। बात करते हैं लिक्विड्स की। सो लिक्विड विल डिपेंड कि आप जो 2 लिक्विड की बात कर रहे हैं हमारे इक्विलिब्रियम में, अगर लिक्विड फेस है तो दोनों लिक्विड फेस अगर मिसिबल हैं then they will form one phase. If they are immiscible, they will form different phases. For example, आप water और alcohol को dissolve करेंगे तो water और alcohol same phase बनाएंगे क्योंकि they are miscible. That's why only one phase is present. If you dissolve oil in water, तो oil अलग दिखाई दे रहा है, water अलग दिखाई दे रहा है, ये insoluble हैं या immiscible हैं, तो ये 2 फेस बनाएंगे। तो लिक्विड का डिपेंड करता है कि दे आर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। बात करते हैं गैसेस की। डियर स्टूडेंट, गैसेस हमेशा 1 फेस बनाती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे एनवायरनमेंट में अगर O2, N2 बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं तो दे आर होमोजीनस। हम उन्हें फिजिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये O2 के मॉलिक्यूल जा रहे हैं, ये N2 के मॉलिक्यूल जा रहे हैं, तो दे आर नॉट फिजिकली डिस्टिंक्ट। मैकेनिकली सेपरेबल हो सकते हैं बट दे आर नॉट फिजिकली डिस्टिंक्ट। तो गैसेस जितनी बार भी आएंगी वो केवल 1 फेस बनाएंगी। अगर बात करें सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशन जितनी बार आएगा वो सेपरेट फेस बनाएगा। ऐसा क्यों, समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर हमारे पानी में शुगर हमने डिसॉल्व की, जब तक सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड रहेगा शुगर डिसॉल्व होती रहेगी और हमें सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो भी फेस होगी वो 1 होगी। लेकिन अगर ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए तो हम जो भी शुगर ऐड करेंगे वहाँ पर 2 फिजिकली डिस्टिंक्ट फेस होंगी, एक तो सॉल्यूशन और एक सॉलिड। तो सॉल्यूशन हमेशा सेपरेट फेस बनाता है। तो इस तरीके से हमने समझा कि फेस क्या होती है और फेस को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अगर हमें कोई भी रिएक्शन दी जाए, जो कि मैं अपने अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी विद एग्जाम्पल, तो आप इस कंसेप्ट को अप्लाई करके फेज बता सकते हैं कि उस सिस्टम में कितनी फेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक रिएक्शन दूं जैसे कि CaCO3 solid is in equilibrium with CaO solid plus CO2 गैस। सो डियर स्टूडेंट, क्या आप बता सकते हैं यहाँ कितनी फेस प्रेजेंट होंगी? तो इस इक्विलिब्रियम में इस वक्त 3 फेस प्रेजेंट होंगी। यहाँ मैंने बताया सॉलिड हमेशा सेपरेट फेस बनाएगा, तो सॉलिड, सॉलिड एंड गैस। इसके और एग्जाम्पल्स मैं अपनी अगली वीडियोस में आपको समझाऊंगी। आइए बात करते हैं अपनी सेकंड टर्म की, जो कि है कंपोनेंट। कंपोनेंट जिसे हम C से भी रिप्रेजेंट करते हैं।
अगर हम कहें कि कंपोनेंट जो होता है दैट इज स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ independently variable constituents by which the composition of each phase can be present or expressed directly in form of chemical equation। यानी कि कंपोनेंट क्या होता है, किसी भी सिस्टम में जितनी भी फेस प्रेजेंट हैं उनको उनके केमिकल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करने वाला स्मॉलेस्ट नंबर ही कहलाता है कंपोनेंट। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया वाटर सिस्टम का। यहाँ पर मैंने देखा आइस है मेरे सिस्टम में, वाटर है और वेपर है। ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो इन फेसेस का केमिकल कंपोजिशन जो नंबर रिप्रेजेंट कर पाएगा उस मिनिमम नंबर को ही हम कहेंगे कंपोनेंट। तो हम आइस को भी H2O के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाटर को भी H2O के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और वेपर को भी H2O के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीनों फेस को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक केमिकल कंपोजिशन H2O रिक्वायर्ड है। दैट्स व्हाई दिस इज वन कंपोनेंट सिस्टम। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंटली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय विच द कंपोजिशन ऑफ ईच फेस कैन बी प्रेजेंट। इसी को ही हम बोलते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट। मैं फिर से एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वाटर सिस्टम। तो जैसा कि हमने समझा वाटर सिस्टम में आइस, वाटर एंड वेपर इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो इन थ्री फेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो केमिकल कंपोजिशन हमें चाहिए दैट इज ओनली H2O। That's why this is one component system। केवल एक कंपोनेंट के थ्रू हम पूरे इस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये नंबर 2 होता तो हम इसको 2 कंपोनेंट सिस्टम कहते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, सल्फर सिस्टम। सल्फर सिस्टम की अगर हम बात करें तो 4 फेसेस रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होती हैं। is in equilibrium with sulfur monoclinic, sulfur liquid and sulfur gas। इन 4 फेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सल्फर रिक्वायर्ड है। दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो वन कंपोनेंट सिस्टम। अगर हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन दी हुई हो तो क्या हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे उसमें कितने कंपोनेंट होंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी वाटर सिस्टम के बाद एक और एग्जाम्पल आपको दिया था कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विलिब्रियम विद CaO एंड CO2। क्या हम इसमें बता पाएंगे कि कितने कंपोनेंट सिस्टम है? इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे जहां मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल से नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। आज हम जो बात कर रहे हैं मेनली इसकी टर्म्स की कर रहे हैं जो फेज रूल में इन्वॉल्व हैं। यानी कि या तो हमारी जो फेज रूल है उसमें 3 टर्म्स जो हैं वो हैं फेज, डिग्री ऑफ फ्रीडम, फेस एंड कंपोनेंट। तो अभी तक हम फेस और कंपोनेंट को समझ चुके हैं। आइए समझते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि ये उन वेरिएबल्स का नंबर है यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन जिनको हम इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकें बिना नंबर ऑफ फेसेस जो कि इक्विलिब्रियम में हैं उनको डिस्टर्ब किए। तो उस नंबर को ही हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं फिर से अपना सेंटेंस रिपीट करती हूँ। नंबर ऑफ इंटेंसिव वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मीन्स हम टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं जिनको हम इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकें हमारे इक्विलिब्रियम में जो भी फेस हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए। तो इस नंबर को ही हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। आइए इसको नोट करते हैं। विदाउट डिस्टर्बिंग द नंबर ऑफ फेसेस, इसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम किसी भी सिस्टम को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या सिस्टम को भी कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर F की वैल्यू 0 है तो इस टाइप के सिस्टम को हम नॉन वेरिएंट बोलते हैं। अगर F की वैल्यू 1 है तो सिस्टम को हम यूनिवेरिएंट बोलते हैं।
दैट इज सिस्टम इज यूनिवेरिएंट इन नेचर। अगर f की वैल्यू 2 है तो हम बाईवेरिएंट बोलते हैं अपनी सिस्टम को। सो दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस तरीके से आज हमने फेज रूल को समझा कि फेज रूल क्या है। जे विलार्ड गिब्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रूल को दिया। अगर इस रूल को परफेक्टली अप्लाई किया जाए तो उसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। कोई भी ऐसा इक्विलिब्रियम जिस पर टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन का तो इफेक्ट पड़ता है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, सरफेस एक्शन, इनका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है, तो ऐसा सिस्टम फेज रूल को फॉलो करता है, जो कि है F + P = C + 2। यहाँ F है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, P है नंबर ऑफ फेजेस, C है नंबर ऑफ कंपोनेंट। फेजेस को हमने समझा कि हमारे सिस्टम में जितनी भी फिजिकली डिस्टिंक्ट, मैकेनिकली सेपरेबल पोर्शन है उसको हम बोलते हैं फेज। और हमने ये भी समझा है कि सॉलिड जो आएगा वो हमेशा सेपरेट फेज बनाएगा। लिक्विड का डिपेंड करता है कि वो मिसेबल है या इमिसेबल है, और वो उसी के अकॉर्डिंग 1 या 2 फेज बनाएंगे। गैसेस हमेशा 1 फेज बनाती हैं, सॉल्यूशन सेपरेट फेज बनाते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझा है, बट अगली वीडियोस में हम इसको और अच्छे से समझेंगे अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू। इसके बाद हमने कंपोनेंट को देखा कि हमारे सिस्टम में जितनी भी फेजेस हैं उनको हम मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल कंपोजिशन से अगर रिप्रेजेंट कर पाए तो उस मिनिमम नंबर को ही हम कंपोनेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने वाटर सिस्टम और सल्फर सिस्टम के लिए देखा कि वो 1 कंपोनेंट सिस्टम क्यों है। इसके बाद हमने देखा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, कि हमारे जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे अगर हम उनमें चेंज ला पाए और उनके चेंज करने से कोई भी फेज जो कि इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है वो डिसॉल्व ना हो जाए, डिसअपियर ना हो जाए, इसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई होप आप सभी को ये फेज रूल अच्छे से समझ में आया होगा। अपने अगले वीडियोस में हम समझेंगे कि 1 कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है या वाटर सिस्टम क्या होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।